हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो है चैप्टर आपका आरबीएसई हो बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका डेफिनेटली काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपका बेसिक्स यहाँ पे काम आने वाला है। जब आपको किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक डेवलप करने होते हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को उसी हिसाब से तैयार किया जाएगा ताकि आपका फ्यूचर में भी यूज हो सके। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफलाइन के बारे में हम बात करेंगे। क्या चीज़ है जिसको हम देश की लाइफलाइन कह रहे हैं? तो यहाँ पर डेफिनेटली हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 ट्रांसपोर्ट के बारे में, और नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो आप देख लो आज की डेट में जो ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है, चाहे आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका लैंड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो, कोई सा भी ट्रांसपोर्ट हो, हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से भेज रहे हैं? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में देश में जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी व्यापार हो रहा है, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो, या ये इंटरनल में आप कह सकते हो स्टेट के बीच में हो या विद इन स्टेट हो, है ना, चीज़ें जो मूव कर रही हैं अगर वो रुक जाएं तो आपकी क्या हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, लोग जॉब करने जाते हैं, यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में आप जानते ही हो, कम्युनिकेशन मतलब एक वे है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपने मैसेजेस को, अपने आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन आप सोचो, इमेजिन करके देखो, आज की डेट में हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो जाए, चीज़ें जो आज की डेट में मॉडर्न मीन्स है हमारे ट्रांसपोर्ट के, अगर बंद हो जाए तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। कम्युनिकेशन का सिस्टम ठप पड़ जाए एंड इंटरनेट बंद हो जाए, मोबाइल से कॉल होना बंद हो जाए, तो सोचो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यार ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वाकई में नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट में हम वही देखेंगे कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, चाहे वो लैंड के थ्रू मूव करें, लैंड के थ्रू मूव कर रही हैं तो लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर के थ्रू मूव कर रही हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट, और वाटर के थ्रू मूव कर रही हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो मैसेजेज हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके लिए हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं और दोनों ही लाइफलाइन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा कि आप एक यहाँ पे शहर है, शहर में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का भी। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं सारे के सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, देखो एक मैंने यहाँ पे बड़ा यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जैसे हमारी एक फैक्ट्री है, ये हमारा एक एग्रीकल्चरल फील्ड है और ये मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा ट्रांसपोर्टेशन का रोल बताता हूँ। ठीक है, सपोज मान लो ये कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही बना दिया है, या मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर फूड को प्रोसेस किया जाता है और फिर इसको सीधा कहाँ भेज दिया जाता है? मार्केट में। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आपको पता चल जाएगा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर एरिया से आएगा जहाँ पर खेती की जा रही है। तो खेतों से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए, खेतों से या गांव से या एग्रीकल्चरल फील्ड से रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक या फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्री से जो मटेरियल बन चुका है, जिसको हम बोले फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए वहाँ भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्री में मान लो कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो बताना भी तो पड़ेगा भाई किसी को कि भाई हमें इतना रॉ मटेरियल भेजना है, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, यहाँ पे मान लो फार्मर है और ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे को कॉल करेंगे, बताएंगे भाई इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह फील्ड से, रॉ मटेरियल को फील्ड से इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर इंडस्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक लाने के लिए वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है आज की डेट में, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं
उनको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए, और इंडस्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है ट्रांसपोर्ट का। किसका रोल होता है? ट्रांसपोर्ट का। तो आज की डेट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करा रहे हैं। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट जो है आपका सरकारी भी होता है ना। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? सरकारी भी होता है, और ट्रांसपोर्ट आपका पब्लिक भी होता है। आपने देखा होगा, आप सरकारी बसों से भी ट्रैवल किया होगा और सरकारी बसों के अलावा प्राइवेट बसों से भी आपने ट्रैवल किया होगा। तो इसको दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ये आप देख सकते हो, बड़ा सुंदर सा पिक्चर दिखा रखी है। ये हमारी इंडियन रेलवे मूव कर रही है, और इसमें इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। रेल के थ्रू, ध्यान रखना, रेल के थ्रू हम पैसेंजर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, पता ही होगा, है ना, यात्रियों को ले जाते हैं। इसके अलावा जो आपका मालगाड़ी होती है, फ्राइट जो सामान ले जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्राइट ट्रेन। तो फ्राइट ट्रेन भी होती है और पैसेंजर ट्रेन भी होती है। पैसेंजर ट्रेन में तो आपको देखने को मिलेगा सवारी जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फ्राइट ट्रेन मालगाड़ी जो होती है उसमें माल जाता है। ये एयर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, हवाई जहाज यहाँ पे दिखा रखा है, एयर इंडिया की, है ना। इसके थ्रू भी हम हवा के थ्रू, ये फास्टेस्ट मीन्स है, ध्यान रखना, सबसे फास्टेस्ट मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट में तो एक नया सिस्टम और चल रहा है। आज की डेट के बहुत दिन हो गए, मेट्रो वाला सिस्टम चल रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके शहर में मेट्रो ट्रेन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का पिक्चर दिखा रखी है, दिल्ली मेट्रो। तो आपको देखने को मिलेगा जो अर्बन एरियाज है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है, बड़े बड़े अर्बन एरियाज है, वो वहाँ पर ट्रैफिक को, मतलब ट्रैफिक जाम की समस्या को कंट्रोल करने के लिए, लोगों का पैसा बचाने के लिए, लोगों को जल्दी जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मेट्रो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो दिल्ली मेट्रो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, आप कह सकते हो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो पानी के थ्रू भी हम क्या करते हैं बेटा? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश से, हमारे प्यारे भारत से जब हम दूसरे देशों में सामान भेजते हैं या दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ये देख सकते हो भाई साहब, दिल्ली में बसों का नज़ारा, बसों से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑटो से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, यहाँ से भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक इंट्रोडक्शन सा हो गया। तो कुल मिला के हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, एक जगह मतलब जहाँ पर डिमांड है वहाँ से सप्लाई लोकेशन, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री में डिमांड है भाई साहब, किसकी डिमांड है? गुड्स की डिमांड है। सप्लाई लोकेशन क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चरल एरिया, है ना। यहाँ से मान लो हम किसी रॉ मटेरियल को भेज रहे हैं फैक्ट्री तक, तो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पर पहुँचाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी देश का डेवलपमेंट, ध्यान रखना, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। तो किसी भी देश के फास्ट डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। प्री रिक्वेस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। मतलब ध्यान रखना, किसी भी देश में जितना ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, ध्यान रखना। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। लोगों को या सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम पृथ्वी के 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। या तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, या हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एयर का इस्तेमाल करते हैं। तीनों चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम लैंड, वाटर और एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की डेट में आप देखोगे कि जो रेलवे है, एयरवे है, वाटरवेज है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमारी समाज भी इससे ग्रो कर रही है, सोसाइटी में भी डेवलपमेंट हो रहा है, समाज में भी चेंजेज आ रहे हैं और इकोनॉमी में डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क जो होता है हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, डेंस मतलब घना, ज़्यादा से ज़्यादा, हर जगह रोड ही रोड, हर जगह रेलवे आपको देखने को मिले। तो जो जितना ज़्यादा डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होगा ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए।
आपको लोकल लेवल पर ट्रेड करना हो, चाहे नेशनल लेवल पर ट्रेड करना हो या इंटरनेशनल पर ट्रेड करना हो, इन सब ट्रेड के लिए क्या जरूरी होता है? ट्रांसपोर्ट ही जरूरी होता है। यू कैन नॉट डू द ट्रेड विदाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बताओ यार, अगर सोचो आप एक भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो कैसे चीज़ों को आप खेतों से फैक्ट्री तक ले जाओगे और फैक्ट्री से इंडस्ट्री तक, मार्केट तक लेके आओगे? बताओ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट का समस्या ही समस्या आ जाएंगी, ठीक है, फैक्ट्री रन ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर मान लिया आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन आप बताओगे, द एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन गुड्स एंड थॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। लोगों को, गुड्स को, सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे में देख रहे हो ना कितना भयंकर ट्रांसपोर्टेशन कर रही है हमारी इंडियन रेलवे। बसों की हालत देखो, है ना, ओवरलोड चल रही है भाई साहब। टेम्पो की हालत देखो, बहुत गजब का सिस्टम है भाई। अपने यहाँ पे तो पॉपुलेशन ही भर भर के, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी फेल हो जाता है। कहता है भैया बस की नहीं है, तो बस की नहीं तो ऊपर नीचे जहाँ जगह मिल जाती है सवारी वहीं बैठ जाती है। देखो ट्रेन की क्या हालत बना रखी है, ठीक है। समटाइम्स ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हर बार नहीं देखने को मिलता है, तो समटाइम्स की तस्वीरें। ऐसा नहीं है, भारत में हर जगह यही सिचुएशन है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए, ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। तो बाकी सिस्टम बहुत शानदार चलता है, अपने इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है ट्रांसपोर्टेशन का, तो लाइन लगा के मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का महत्व क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा महत्व ये है कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, अगर हमें किसी भी देश का लगातार डेवलपमेंट करना है, किसी भी देश का लगातार विकास करना है, उसकी जीडीपी को इम्प्रूव करना है, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा, गुड्स सर्विसेज, गुड्स जो होती हैं, सर्विसेज जो होती हैं, लोग जो होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारे टाइम की बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। पेरिसेबल जो आइटम्स होते हैं, पेरिसेबल मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आपने देखा होगा सब्जियाँ होती हैं, दूध होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, पहुंचने में अगर वक्त ज़्यादा लगा, तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? ख़राब हो जाती हैं। तो पेरिसेबल आइटम्स मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोचो जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इनका डेवलपमेंट भी किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसपोर्टेशन पर। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री तभी डेवलप कर पाएगी जब उसको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जल्दी से मार्केट में पहुंच जाए, तभी वो क्या कर पाएगी? ग्रो कर पाएगी, है ना। जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब है जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बड़ा हेल्पफुल रहता है। सोचो कभी बाढ़ आ जाती है ना, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसे में मान लो जो मतलब लोग हैं उनको, घायल जो लोग हो जाते हैं, इंजर्ड जो हो जाते हैं, उनको फटाफट हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। या लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, साइक्लोन वाले एरिया होते हैं कुछ, वहाँ पे साइक्लोन आता है तो फटाफट वहाँ से उनको बचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी युद्ध बुद्ध वाली सिचुएशन हो जाती है, वॉर हो जाता है किसी कंट्री में, तो उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। रिसेंटली यू हैव सीन कि आपने जो यूक्रेन क्राइसिस देखी, आपने तालिबान की क्राइसिस देखी, अफगानिस्तान में तालिबान का क्राइसिस, यूक्रेन में भारतीय छात्र फंस गए थे, तो उनको लाने के लिए भी भारत सरकार ने मिशन चलाया कि नहीं चलाया, और हमारे यहाँ से हवाई जहाज गए और उनको लेकर आए। तो यहाँ पर भी रोल सबसे ज़्यादा किसने प्ले किया? ट्रांसपोर्टेशन ने प्ले किया, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचा सकते हैं और फिनिश गुड्स को हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। इससे फिजिकल एफर्ट्स भी बचता है और मनी की भी बचत होती है। और जो ट्रेड है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है? ट्रांसपोर्टेशन का रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसपोर्टेशन। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है जिसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का क्या महत्व है। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, खूब डिटेल में हम इनको स्टडी करेंगे। जल्दी हमें करना नहीं है, चीज़ों को मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से हम आपको समझाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में क्या देखेंगे? आज हम देखने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं।
लास्ट जो लेक्चर था, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन क्या है और क्या ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट्स हैं। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स कौन कौन से हैं, किन किन माध्यमों से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे हम लैंड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एयर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर के माध्यम से भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। लॉ याद रखना है, तो 3 मोड्स हैं, लैंड के थ्रू, एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। साथ के साथ में आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखेंगे, रोडवेज हम डिस्कस करेंगे। किसको? रोडवेज को डिस्कस करेंगे। किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं? रोडवेज और रेलवेज को कंपेयर करने वाले हैं। हम बताएंगे क्यों जो रोड हैं वो रेलवे की तुलना में ज़्यादा बेटर है। ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इस क्लासिफिकेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से साधन हैं, ये चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अगर चार्ट अगर यहाँ पे देखें तो एक चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो 3 प्रकार के हमारे साधन हैं। नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 वाटर ट्रांसपोर्ट और नंबर 3 एयर ट्रांसपोर्ट। ज़मीन का जब सहायता लेते हैं हम, जब मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट, और हवा के थ्रू जब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं उसको हम बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड पर आपकी 3 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। आपको पता है रोड कहाँ पर बनाए जाते हैं? ज़मीन पर बनाए जाते हैं। रेलवे लाइन भी कहाँ पे बिछाई जाती है? ज़मीन पर बिछाई जाती है। पाइपलाइन भी जनरली कहाँ बिछाई जाती है? जनरली मैं बोल रहा हूँ लैंड पर बिछाई जाती है। हालांकि पाइपलाइंस को पानी में भी बिछाया जाता है ना। तो पाइपलाइंस को भी किस में हम कंसीडर करते हैं? जनरली लैंड में कंसीडर करते हैं। वाटरवेज की अगर हम बात करें, एक तो है इनलैंड और दूसरा है ओवरसीज, ठीक है। इनलैंड का मतलब है आपको देखने को मिलेगा आपके कंट्री में, देश के भीतर ही रिवर्स के थ्रू अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैनाल्स के थ्रू अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या किसी लेक में कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो हो जाएगा इनलैंड में। ओवरसीज में आपको देखने को मिलेगा जो ओशियंस और सी के माध्यम से, ओशियंस और सी के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ओवरसीज में आ जाएगा, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक तो होता है इसमें डोमेस्टिक एयरवेज और दूसरा होता है इंटरनेशनल एयरवेज। अगर मान लो 2 देशों के बीच में हमें अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो दैट इज इंटरनेशनल एयरवेज। इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, जैसे मान लो इंडिया और यूएसए के बीच में जाना है तो यहाँ से फ्लाइट जो जाएगी वो किस में आएगी? इंटरनेशनल एयरवेज में। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? अब देश के भीतर ही है, अब भारत के अंदर ही आप देखो तो देश के भीतर ही अगर मान लो आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, या जयपुर से बेंगलोर जाना है, या बेंगलोर से चेन्नई जाना है, तो देश के भीतर ही जब हम एयर के थ्रू अगर हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज में आपको देखने को मिलेगी एक तो प्राइवेट एयरलाइंस हैं और दूसरी हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मतलब कुछ एयरलाइंस तो आपको देखने को मिलेंगी सरकार के कंट्रोल में और कुछ कैसी हैं? प्राइवेट के कंट्रोल में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे जो पहला ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में जो सबसे पहला आता है वो आता है रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। क्या क्वेश्चन बनने वाला है कि भारत में रोड नेटवर्क कितना है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो बुक में लिखा हुआ है इंडिया में आपको देखने को मिलेगा रोड जो नेटवर्क है वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में। वन ऑफ दी, नंबर 1 पर नहीं है, वन ऑफ दी कह रहेगा, मतलब जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क की जो कैटेगरी में जो कंट्री आते हैं उनमें हमारा प्यारा भारत आता है। तो कितना है हमारा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग? तो ध्यान रखना एनसीईआरटी का डेटा आपको बुक में पेपर में पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो रोड नेटवर्क जो है वो कितना है? 56 लाख किलोमीटर, मतलब 56 लाख किलोमीटर लंबाई है। जितने भी रोड हैं भारत में उनकी लंबाई अगर हम देखें, वैसे एट प्रेजेंट में तो आपको देखने को मिलेगा 60 प्लस हो चुका है, 60 लाख किलोमीटर से भी ऊपर चला गया है। और अगर आपको पूछ ले कोई, वैसे तो ये बुक में नहीं दे रखा है, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हाईएस्ट या सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किस कंट्री का है, तो वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें नंबर 1 है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भारत जो है हमारा 2nd नंबर पर आ गया है। पहले 2रे नंबर पर चाइना था और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अब हम 2nd नंबर पर आ चुके हैं। तो ये थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल आपको याद रखनी है। बाकी बुक के हिसाब से जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। इंडिया में रोड नेटवर्क कितना है? 56 लाख किलोमीटर, ठीक है। नंबर 1 कंट्री कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क है? वो है यूएसए, ठीक है। इंडिया वाला केस मैंने आपको समझाई दिया है। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज। रोडवेज के रेलवेज की तुलना में क्या फ़ायदे हैं? आपको पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर का कि क्यों रोडवेज जो है बेटर है रेलवे से, और क्यों रोडवेज ज़्यादा प्रीफर किया जाता है रेलवे की तुलना में। तो यहाँ पे देखो आपको सारे एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, अगर देखो आपको रेलवे की लाइन बिछानी है, क्या बिछानी है?
रेलवे की लाइन बिछानी है। रेलवे देखो, रेलवे के लिए आपको बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है। पहले तो आपको ज़मीन चाहिए, दूसरी बात वहाँ पे उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है। रेलवे लाइन आप देखना ऊंचे एरिया पे होती हैं, फिर वहाँ पे कंकड़ पत्थर डालो, फिर वहाँ पे 2 पटरी डालो, फिर जगह जगह पर आप स्टेशन बनाओ, जगह जगह पे क्या बनाओ, स्टेशन बनाओ, फिर बिजली के खंभे गाड़ो, फिर उन पर ट्रेन चलेगी, जब जाके ट्रेन लेगा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। तो रोडवेज और रेलवेज में अगर हम देखें तो ध्यान रखना, रेलवे जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली है, रोड बनाना इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो पहली बात तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन द रेलवे लाइन्स। तो रेलवे लाइन की तुलना में इनकी जो कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, रोड बनाने की जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, रोड को किसी भी अनइवन सरफेस पर बनाया जा सकता है। हिली एरियाज में रोड बनाए जा सकते हैं, माउंटेनियस एरिया में रोड बनाए जा सकते हैं, डिसेक्टेड एरिया, ऊबड़ खाबड़ जो एरिया है वहाँ पर भी रोड बनाए जा सकते हैं। और मतलब लहरदार, ऐसे मान लो कोई जगह कैसी बहुत ज़्यादा लहरदार है, वहाँ पर भी आप रोड बना सकते हैं। मतलब किसी भी जगह पर आप रोड बना सकते हैं, मगर आप अनइवन एरियाज में, हिली एरियाज में, ऊबड़ खाबड़ एरियाज में, लहरदार एरियाज में आप रोड रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। तो पहला फ़ायदा तो क्या हो जाएगा, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा, अनइवन सरफेसेस जो होती हैं वहाँ पर भी रोड को बनाया जा सकता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर रेलवे लाइन कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी, देख रहे हो कितना खतरनाक है। यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, और अभी और ऊपर जा रहा है। हिली एरियाज में हम जो जाते हैं जनरली रोडवेज का ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कितने शानदार शानदार रोड हैं। शानदार तो क्या, डरावने रोड हैं। जब आप ऐसे एरियाज में चलोगे बड़ा डर सा लगता है ना, पर ऐसे एरिया में रेलवे लाइन बिछाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, नंबर 3, रोड्स कैन बी बिल्ट ओवर हाइयर स्लोप्स। ऊंचे जो स्लोपी एरिया होते हैं, ये देखो ये स्लोपी एरिया ही हो गया। ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो हाइयर स्लोप्स होते हैं वहाँ पर भी रोड बनाए जा सकते हैं, और रोड जो है माउंटेन्स को भी क्रॉस कर सकते हैं। हिमालय माउंटेन में भी आपको यहाँ पे देखो कितना भयंकर मतलब तरीके से यहाँ पे जा रही है चीज़। इसको मैं जूम करके दिखाऊँ तो सोचो, ये ऊपर रॉक्स का से टुकड़ा है, या हल्का सा साइड में से इसको कट करके रोड बना दिया गया, और उसमें से आप देख सकते हो लोग जा रहे हैं, बस जा रही है, ट्रक जा रहे हैं। हल्का सा भी गड़बड़ी हो गई तो खाई में नीचे जाके गिर जाओगे। तो माउंटेनियस एरिया में भी रोड को हाई स्लोप वाले एरिया में बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहाँ डिस्टेंस है मान लो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको जाना है। तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाना है, और इंसान है मतलब 2-3 व्यक्ति हैं, या 2-4 किलो माल लेके जाना है। तो यार इसके लिए आप रेलवे से तो नहीं जाओगे, तो इसके लिए आप क्या प्रीफर करोगे, रोड प्रीफर करोगे। तो कम दूरी के लिए ध्यान रखना, कम दूरी के लिए अगर हमें कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है या कुछ सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पर रोड इस्तेमाल करना ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू रेलवेज। मतलब रोड के थ्रू जाओगे तो कम पैसा लगेगा, और रेलवे के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा कम दूरी के लिए। ठीक है, ये देखो आज की डेट में यहाँ रोड, यहाँ रोड, यहाँ रोड, नीचे भी रोड, ये फ्लाईओवर्स हैं, ये भी रोड है। दिल्ली का सीन है, ये देखो कितना शानदार है ना। ये देखो, रेलवे के साथ ऐसा कर सकते हैं, रेलवे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस दैट द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। देखो रेलवे को आप देखना, रेलवे ऐसा नहीं है, रेलवे में हम मतलब हर घर तक या हर मार्केट तक मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। मगर आपने देखा होगा किसी भी गांव में देख लो, किसी भी शहर में देख लो, घर घर किससे कनेक्ट है, रोड से कनेक्ट है। घर घर रोड से कनेक्ट है। गलियाँ जो होती हैं वहाँ पर भी रोड होते हैं। पूरे मार्केट में भी क्या देखने को मिलेंगे, रोड देखने को मिलेंगे। तो रोड क्या है, एक डोर से डोर, घर घर तक, है ना। हर इंस्टीट्यूशन तक, हर ऑर्गेनाइजेशन तक जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकता है वो कौन है, रोड ही प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए जो लोडिंग और लोडिंग की कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। और सबसे खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोड जो होते हैं, अब देखो हमारे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे मान लो एयरवेज हो गया, है ना, दूसरा रेलवेज हो गया, तीसरा वाटरवेज हो गया। ठीक है, अब मान लो आपको रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है तो किससे जाओगे, रोड से। एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो किससे जाओगे, रोड से। वो जो पोर्ट होते हैं, सी पोर्ट, वहाँ भी जाना है तो किससे जाओगे, रोड से। तो मतलब जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सी पोर्ट हो, हर जगह पर जाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, रोड का। तो रोड एक प्रकार से लिंक इस्टेब्लिश करते हैं बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये ट्रेन है, मालगाड़ी है, यहाँ से सामान जा रहा है, तो ये किससे जाएंगे, ट्रक, अब रोड से जाएंगे। ये आप एयरपोर्ट्स देख सकते हो, यहाँ पे प्लेन खड़े हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको किससे आना पड़ेगा, रोड से आना पड़ेगा। किससे आना पड़ेगा, रोड से आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये देखो आप, ये सी है, ये सी पोर्ट है, यहाँ पे पानी का जहाज है, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं और सामान लोड अनलोड कर रहे हैं। तो हर जगह पर पहुँचने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, रोड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो रोड्स हैं
वो ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, ज़्यादा सही हैं किसकी तुलना में, रेलवे की तुलना में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रोड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ रोड्स। इंडिया में कितने टाइप्स के रोड्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो भारत में कितने रोड्स हैं, कितने टाइप्स हैं, इनको क्लासीफाई किया है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। 6 टाइप्स के रोड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में जितने भी रोड्स हैं उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सेकंड है आपका नेशनल हाईवेज, थर्ड है आपका स्टेट हाईवेज, फोर्थ है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिफ्थ है आपका अदर रोड्स जिसमें विलेज वाले रोड्स आते हैं, और सिक्स्थ है आपका बॉर्डर रोड्स। तो एक एक करके सारे रोड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। पहली बात तो इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ में आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, ऐसा कोई फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल कई टाइप्स के होते हैं, आप सबको बताएं। तो क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 बड़े बड़े जो मेगा सिटीज़ हैं, जैसे आप देखोगे ऊपर दिल्ली, फिर यहाँ देखोगे आप कोलकाता, इधर देखोगे आप मुंबई, और यहाँ पे आप देखोगे चेन्नई। तो इन 4 बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनाया गया है, इसी को हम नाम दे रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। इसी के अंदर क्या किया गया, 2 कॉरिडोर बनाए गए। 2 कॉरिडोर बनाए गए, एक तो है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर और एक है ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ पर आप देखोगे श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक एक कॉरिडोर तो ये हो गया जिसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोल रहे हैं। एक आसाम में सिलचर से लेकर यहाँ पर पोरबंदर गुजरात तक आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा ये लॉन्च किया गया एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो लिंक करेगा किसको, दिल्ली को लिंक करेगा कोलकाता से, कोलकाता को लिंक करेगा चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, और फिर मुंबई को वापस दिल्ली से। तो मतलब 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाला है। 6 लेन सुपर हाईवेज है। 6 लेन, इधर से 3 ऐसे और इधर से 3 इधर से आ सकते हैं और 3 इधर से ऐसे जा सकते हैं। मतलब 6 लेन क्या है, ये हाईवे है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा, मैंने अभी जस्ट बताया था, इसमें 2 कॉरिडोर बनाए गए। एक तो है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर जो आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जो कि श्रीनगर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, और कन्याकुमारी कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में। तो एक तो कॉरिडोर हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इधर ईस्ट में सिलचर आसाम को कनेक्ट करेगा पोरबंदर गुजरात से। तो ये 2 कॉरिडोर हैं, इनके नाम भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब देखो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का, कि जो मेगा सिटीज हैं हमारे 4, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनके बीच में टाइम को कम करना। अब जब ट्रैवल करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, टाइम को, डिस्टेंस को कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है या बनाया गया है। अब इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, भाई कोई ना कोई तो बनाने वाली एजेंसी होगी। तो एजेंसी का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं NHAI। ठीक है, तो NHAI जो अथॉरिटी है वो इसको बना रही है, किसको बना रही है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को बना रही है। दूसरे हैं हमारे नेशनल हाईवेज। तो ध्यान रखना, देश के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं, एक्सट्रीम मतलब दूर दराज वाले जो इलाके हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए बनाए नेशनल हाईवे। ये प्राइमरी रोड्स हैं जो मतलब दूर दराज के इलाकों को जोड़ते हैं। इसको नेशनल हाईवेज को बनाने वाली एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवेज को बनाने का और मेंटेन करने का काम है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, ये नेशनल हाईवेज को बनाता है। और नेशनल हाईवे जो हैं, भारत में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं जो इंडिया को नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट वाले अलग अलग भागों को जोड़ने के लिए कई सारे नेशनल हाईवेज इंडिया में बनाए जा रहे हैं। यहाँ भी एक देख सकते हो नेशनल हाईवे का सीन। और यहाँ पर 1 नंबर का अलग से क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल हाईवे नंबर 1, NH जो है नेशनल हाईवे नंबर 1, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह के बारे में आपने सुना होगा। जब हम मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, कौन सा एम्पायर पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं बाबर, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। तो शेरशाह सूरी हुमायूं को डिफीट कर देते हैं और कुछ समय तक आपको देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर का रूल नहीं चलता है, उस समय पर शेरशाह सूरी का रूल चलता है और एक डायनेस्टी रूल करती है इंडिया में, सूर डायनेस्टी। तो उसके फाउंडर कौन है यहाँ पे इंडिया में, शेरशाह सूरी। तो उन्हीं के टाइम पर ये रोड बनाया गया था, GT रोड के नाम से भी जानते हैं इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं किसको, नेशनल हाईवे नंबर 1 को। और ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है, ये दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करेगा। दिल्ली को कहाँ कनेक्ट करेगा, अमृतसर। अमृतसर आपको पता ही है पंजाब में। ठीक है,
स्टेट हाईवेज, तीसरे हाईवेज है हमारे स्टेट हाईवेज। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, स्टेट की कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। तो ये जयपुर को कनेक्ट करेगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। जयपुर को जैसे मान लो भरतपुर से कनेक्ट कर दिया, जोधपुर से कनेक्ट कर दिया, दौसा से कनेक्ट कर दिया, अलवर से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करेगा कौन, स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज को बनाने का और मेंटेन करने का काम किसको दिया गया है, ये दिया गया है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, चाहे ये स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो। जो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है वो बनाएगा किसको, स्टेट हाईवेज को। और नेशनल हाईवेज को कौन बनाता है, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कौन बना रहा है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन से रोड को बना रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड। अब ये डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बाकी अदर जो प्लेसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अब जहाँ ये मान लो ये मेन डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब कुछ बड़े बड़े टाउन्स होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और इनको मेंटेन करता है जिला परिषद। जिला परिषद आपको पता है लोकल गवर्नमेंट का एक यूनिट है ना। आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। लोकल गवर्नमेंट में एक होती है रूरल गवर्नमेंट और एक होती है अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अर्बन गवर्नमेंट में आता है ये जिला परिषद जो है, ये किस में आता है आपका, जिला परिषद आएगा आपका। रूरल गवर्नमेंट का जो मेन जो सबसे ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। जैसे आपने देखा होगा विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के बाद आती है ब्लॉक पंचायत, फिर आती है जिला पंचायत या जिला परिषद के नाम से जानते हैं। तो ये इनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अदर रोड्स की बात करें, अदर रोड्स में यहाँ पे ध्यान रखना, रूरल वाले रोड्स की हम बात कर रहे हैं, गांव में जो रोड्स होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो रूरल रोड्स, जो रूरल एरियाज या विलेज एरियाज को टाउन से कनेक्ट करते हैं, वो अदर रोड्स में आते हैं, ध्यान रखना। ये जो रोड्स हैं, अदर रोड्स जो हैं या रूरल रोड्स हैं, इनको बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। किसके अंदर बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर रूरल रोड्स को बनाया जा रहा है। और इस स्कीम का, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये कि भारत के प्रत्येक विलेज को, ध्यान रखना, भारत के प्रत्येक विलेज को सभी मेजर टाउन के साथ जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है। और ऐसे रोड्स बनाए जाएंगे जिसको हर सीजन में क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में इनको यूज ना किया जा सके। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर रूरल रोड्स को बनाया जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और कोशिश की जा रही है प्रत्येक गाँव को मेजर जो सिटीज़ हैं, मेजर टाउन्स हैं, उनसे कनेक्ट किया जा सके। लास्ट जो हमारे रोड्स हैं वो हैं बॉर्डर रोड्स। नाम से ही पता चल रहा है यार, बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड्स। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पे नॉर्थ में आपको पता है इधर पाकिस्तान है, इधर नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ साइड में यहाँ पे चाइना देखने को मिलेगा, नेपाल। तो ये आपको पता है हमारे दुश्मन देश हैं। तो बॉर्डर एरिया में रोड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मान लो लड़ाई हो जाए तो फटाफट सामान पहुंचाने के लिए, मिलिट्री को मूवमेंट करने के लिए तो रोड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा हिमालय वाले रीजन बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी रहती है, ऐसे में यहाँ बड़ी समस्या आती है। तो ये रोड जो होते हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इनका ज़्यादा है, मतलब युद्ध की नीति से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या मतलब दुश्मन से अगर हमें जल्दी अगर वॉर जीतना है तो वहाँ पर रोड्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम सप्लाई फटाफट पहुंचा सकें बॉर्डर एरियाज तक। तो ध्यान रखना, नाम से पता चल गया होगा आपको, बॉर्डर रोड्स मतलब बॉर्डर एरिया में बनाए जाते हैं। अब इनको कौन बनाता है, इनको बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। किसने ले रखी है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं BRO। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं भारत में, वहाँ पर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उनकी मेंटेनेंस भी की जाएगी। अगर हम BRO की बात करें, BRO कब बना था, तो ये 1960 में बना था। तो पर्पज़ यही है, इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की दृष्टि से रोड्स को डेवलप करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ टेंशंस बिटवीन टू कंट्रीज, दीज रोड्स कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, और बॉर्डर रोड को जो है ध्यान रखना, इसका पर्पज ये भी है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेन है। डिफ़िकल्ट टेरेन का मतलब वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन में आना जाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में अगर वहाँ पे आप रोड बना दो तो सुविधा हमारी बढ़ जाती है। साथ ही साथ में जब यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में रोड बनेंगे तो यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया और यहाँ से रोड जा रहा है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा यहाँ पे रोड बनाना, यू कैन इमेजिन। तो ये जिम्मेदारी किसने ले रखी है, हमारा एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, वो है हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे 6 टाइप के रोड देख लिए, कौन किसको बना रहा है ये भी चीज़ें हमने देख ली। आई होप सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। एक क्लासिफिकेशन और देखा है, टाइप्स ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन मटेरियल यूज। अब देखो, रोड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके आधार पर जो रोड है उसको हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है मेटल रोड, दूसरे हैं अनमेटल रोड। नाम से ही पता चल रहा है, मेटल रोड बोलते हैं जो पक्के रोड होते हैं, अनमेटल रोड बोलते हैं जो कच्चे होते हैं। अब कच्चे पक्के रोड आपने देखे होंगे,
है ना। अगर आप शहरों में देखोगे, शहरों में ज़्यादातर रोड कैसे होते हैं, पक्के रोड होते हैं। गांव में आप देखोगे अभी भी आपको ऐसे मतलब रोड मिल जाएंगे जो कच्चे रोड हैं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी के। बरसात का सीजन आया तो वहाँ पे चलना फिरना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेटल रोड्स को बनाया जाता है सीमेंट, कंक्रीट और बिटमन ऑफ कोल, इनको यूज करके बनाया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं मेटल रोड्स। और इनको हर सीजन में यूज किया जा सकता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अनमेटल रोड्स कौन से होते हैं, जो क्ले के या क्रश्ड रॉक्स के बनाए जाते हैं। क्ले मतलब मिट्टी के है ना, या क्रश्ड मतलब वो सिर्फ कंकड़ी डालते हैं, है ना, कंकड़ी डाल के आ जाते हैं, गिट्टी डाल के आ जाते हैं, सिर्फ उसके रोड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अनमेटल्ड। तो अनमेटल रोड्स की एक समस्या है, इनको सिर्फ ड्राई सीजन में यूज किया जा सकता है। रेनी सीजन में इनका यूज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। यूज़ तो करते हैं पर तकलीफ बहुत होती है निकलने आने जाने में ना। यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि मेटल और अनमेटल रोड्स में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो। मेटल रोड वो होते हैं जो सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमन ऑफ कोल के बने होते हैं, इसलिए इनको मेटल रोड बोलते हैं। और जो सॉइल के बने होते हैं, क्ले के बने होते हैं या क्रस्ट कंक्रीट के बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनमेटल रोड्स। मेटल रोड जनरली आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं। अनमेटल रोड जनरली आपके रूरल एरियाज में पाए जा सकते हैं। मेटल रोड को हर सीजन में यूज किया जा सकता है, जबकि अनमेटल रोड जो हैं रेनी सीजन में इनको यूज नहीं किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमारा रोड्स का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। अब तक हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा था। तो रेलवे में आई एम श्योर आप सभी लोगों ने ज़्यादातर सफ़र किया होगा, कभी ना कभी तो लाइफ में किया ही होगा। तो रेलवे के बारे में हम जानेंगे, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। और आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमें जाना है, बहुत लंबी दूरी तक अगर जाना है और सामान आपका बहुत ज़्यादा बल्क में अगर आपके पास सामान है, तो उसके लिए हम प्रीफर करते हैं, रेलवे का प्रीफर करते हैं। भारतीय रेलवे जो है बेटा, इंडियन रेलवे जो है, इंडियन इकोनॉमी की एक प्रकार से आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है। लाखों पैसेंजर मतलब डे टू डे आपको देखने को मिलेगा, इधर से उधर भारतीय रेलवे ले जाती है। पहले रेलवे आपको देखा होगा कोयले वाली ट्रेन चलती थी, कोल से ऑपरेटेड होती थी। फिर आपने देखा होगा डीजल वाली ट्रेन चलती थी, और अब ऐसी ट्रेन चलती है जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं। ये स्टार्टिंग वाली ट्रेन है कोयले वाली, है ना। तो ऐसे फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंडियन रेलवेज, तो पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखना, रेलवे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। एक तो आपने ऐसी ट्रेन देखी होंगी और एक ट्रेन आपने ऐसी देखी होंगी। एक में तो आपने देखा होगा पैसेंजर जाते हैं, सवारी गाड़ी जिसको हम बोलते हैं। एक में ऐसी गाड़ी देखी होंगी जिसमें बहुत सारे इसमें डिब्बे होते हैं, इनको हम बोलते हैं माल गाड़ी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्राइट ट्रेन। क्या बोलते हैं, फ्राइट ट्रेन। तो भाई साहब ध्यान रखना, इंडियन जो रेलवे है वो दोनों प्रकार के मतलब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक तो मतलब पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, दूसरा फ्राइट का मतलब है गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कमाई होती है इससे हमारी। आपने देखा होगा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में भी किसका रोल है, और इंडियन रेलवे का है। साथ के साथ में जो फिनिश प्रोडक्ट हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी किसका रोल है, इंडियन रेलवे का रोल है। प्लस एग्रीकल्चर में बहुत सारा सामान आता है, फर्टिलाइजर्स आते हैं, वीट को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, वहाँ भी कौन काम आती है, रेलवे काम आती है। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन की सप्लाई करी थी सिलेंडर्स की, वो भी जनरली किसके थ्रू की गई थी, रेलवे के द्वारा की गई। तो रेलवे मतलब हर जगह इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा आर्मी की पूरी जो टुकड़ी होती है वो रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ले जाते हैं बल्कि वेट को, बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा जो वेट होता है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने के लिए रेलवे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये डेटा खैर पूछा तो नहीं जाएगा, बट एक नॉलेज के लिए आप ध्यान रखना, इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है ये फैला हुआ है 68,442 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है अपनी बुक में, इस टेबल को आप थोड़ा गौर कर सकते हैं। इंडिया रेलवे ट्रैक, इंडिया का जो रेलवे ट्रैक है, 3 प्रकार की हमारी रेलवे लाइन्स हैं। देखो, एक तो रेलवे लाइन होती है, ये जो पटरी होती है ना, इसी को हम बोलते हैं रेल, और पटरी पे चलती है गाड़ी, है ना, ध्यान रखना। तो इन्हीं को रेल बोल देते हैं, जो पटरी होती है इन्हीं को क्या बोल देते हैं, रेल। तो ऐसे 3 प्रकार की रेल मतलब यहाँ पे मतलब पटरियों का मतलब इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार की गेज है, गेज बोलते हैं। 2 पटरियों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लो 1.6 मीटर है, ध्यान रखना है, 2 पटरियों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लो कितना है, 1.6 मीटर है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड गेज। अगर 2 पटरियों के बीच में ऐसे डिस्टेंस 1 मीटर है तो इसको हम बोलते हैं मीटर गेज। और 2 पटरियों के बीच में डिस्टेंस अगर मान लो 0.7 है या 0.6 है तो इसको हम बोलते हैं नैरो गेज। तो तीनों प्रकार की गेज हमारे भारत में प्रचलित हैं। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी ब्रॉड गेज वाली ट्रेन से देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मतलब इसका एक्सपेंशन है। आप देखो लगभग 63,000 लगभग हम बता रहे हैं 63,000 किलोमीटर जो
ट्रैक है वो कैसा है, ब्रॉड गेज वाला है। मीटर गेज वाला ओनली 3200 किलोमीटर, और नैरो गेज वाला तो बहुत ही कम है 1751। जो आपके हिमालय वाले रीजन है, हिली एरियाज है, वहाँ पर ज़्यादा लंबी मतलब ज़्यादा डिस्टेंस जो है पटरी के बीच में ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, क्योंकि हिमालय वाले जो है हिली एरिया जो वहाँ पर उनका खुदाई करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत पतले पतले से रास्ते बनाए जाते हैं और वहाँ पर नैरो गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक आइडिया के लिए, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है अपने को। खैर, इंडियन रेलवे जो है बहुत प्रकार की एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, कई सारी एक्टिविटीज़ इसके द्वारा कैरी आउट की जाती हैं। पहली बात तो बिजनेस में हेल्प करती है, साइट सीइंग, पर्यटन, साइट सीइंग का मतलब क्या होता है, पर्यटन के लिए कई सारी ट्रेन्स तो स्पेशली आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से चला रखी हैं। पिलग्रिमेज आपने देखा होगा, बहुत सारे भारत में तीर्थ स्थल हैं, तो उन तीर्थ स्थलों को कनेक्ट करने के लिए भी इंडियन रेलवे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथ के साथ में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इंडियन रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी ट्रेन्स हैं जो मतलब टूरिज्म के लिए स्पेशली यूज़ की जाती हैं। तो भारतीय रेलवे ने टूरिज्म के लिए स्पेशल ट्रेन चला रखी है, ध्यान रखना। ये मालगाड़ी दिखा रखी है, ये देख रहे हो, यहाँ पे मालगाड़ी जब किसी जगह पर रुकती है तो ये जो ट्रक्स होते हैं यहाँ से सामान को भर 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 के कहाँ ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, और मार्केट से हम लोग डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे भारतीय इकोनॉमी का, हम कह सकते हैं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बांध के रखती है, और साथ के साथ में हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है इंडियन रेलवे का। और इंडियन रेलवे की वजह से हमारी इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है, इंडियन रेलवे की वजह से हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल लाने ले जाने का काम कौन करती है, रेलवे करती है। ध्यान रखना, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सोचो, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम जनरली, हालांकि रोड से भी रॉ मटेरियल जा सकता है, मगर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है तो उसको हम रेलवे के थ्रू ले जाते हैं। प्लस फिनिश प्रोडक्ट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने के लिए भी किसका यूज होता है, रेलवे का। ऐसे ही एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडियन रेलवे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडियन रेलवे जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंट्री का, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी मतलब कंपनी है जो बहुत सारे लोगों को क्या प्रोवाइड कराती है, जॉब्स प्रोवाइड कराती है, प्लस इकोनॉमी में तो इनका रोल बहुत है। प्लस यहाँ पे एक चीज़, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली। तो ध्यान रखना, इंडिया में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से थाने 1853 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे पहले रेलवे कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच में। तो ये मान लो मुंबई हो गया, ये थाने हो गया, और इनके बीच में डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर ऐसे याद कर रख लेना। तो मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी, कब चली थी, 1853 में चली थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कितनी डिस्टेंस है, 34 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना। अब इंडियन रेलवे को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर 16 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। आपने देखा होगा उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, ऐसे करके दिखा रखे हैं। आपने कई बार रेलवे पर अगर देखा हो तो ऐसे लिखा रहता है उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, सेंट्रल, मध्य रेलवे, ऐसे करके मतलब 16 जोन्स में इंडियन रेलवे को डिवाइड कर रखा है। एक नंबर में पूछा जा सकता है। 3 टाइप की गेज है, मैंने बताया था। पटरियों के बीच में अगर 1.6 मीटर डिस्टेंस है तो ब्रॉड गेज, पटरियों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है तो मीटर गेज, पटरियों के बीच में 0.6 या 0.7 डिस्टेंस है तो उसको हम बोलते हैं नैरो गेज। तो 3 प्रकार की गेज भारत में प्रचलित है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, क्वेश्चन बनता है कि इंडियन रेलवे के सामने क्या क्या चैलेंजेज है। ये तो हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा, अब चैलेंजेज क्या क्या हैं भारतीय रेलवे के सामने। तो चैलेंजेज भी बहुत सारे हैं। आप सोचो कि जो हिली एरियाज है, देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा हिल है, इसमें बीच में टनल बना के और फिर यहाँ पे पुल बनाया, तब जाके यहाँ से रेलवे आ रही है। तो सोचो, जब यहाँ पे पहली बार खुदाई की गई होगी, कितना डिफिकल्ट रहा होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो हिली एरियाज हैं, स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया के जो हिली एरियाज है वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और साथ की साथ में इन रेलवे लाइंस को गुजरना पड़ता है, हिल्स से, गैप से, टनल से, इनसे गुजरना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिफिकल्ट है ऐसे एरिया में। शुरू में जब रेलवे लाइन बनाई गई होगी तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। साथ के साथ में हिमालय रीजन में भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि पहली बात तो हिमालय रीजन में अनफेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर रेलवे लाइन। अब यार, हिमालय रीजन में भी हिली एरियाज है, हिली एरियाज में रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, डिफिकल्ट टेरेन होता है, रग्ड टेरेन होता है। साथ के साथ में कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, ऐसे करके पॉपुलेशन भी यहाँ पे कम रहती है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी कम है। तो इस एरिया में भी दिक्कत है, हिमालय रीजन वाले जो रीजन है यहाँ पर भी दिक्कत आती है। साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी रिवर्स होती हैं। जब रेलवे लाइन हम बिछाते हैं तो बीच में कई बार रिवर्स आ जाती हैं।
अब इन रिवर्स में क्या बनाना पड़ता है, ब्रिज बनाना पड़ता है। तो सोचो रिवर्स में ब्रिज बनाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो साथ के साथ में ध्यान रखना, कई बार इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, रेलवे को रिवर्स से क्रॉस करना पड़ता है, तो वहाँ पर ब्रिज बनाना पड़ता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, पैसा लगता है। यहाँ पीछे भी देख सकते हो, यहाँ भी ब्रिज है, यहाँ भी ब्रिज है। तो देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बट जिसने बनाया होगा उस समय पर कितना डिफिकल्टी आई होगी। साथ के साथ में कई बार आपने देखा होगा, ये डेजर्ट वाला सीन दिखा रखा है मैंने यहाँ पे। डेजर्ट मतलब थार डेजर्ट है, यहाँ से इंडियन रेलवे गुजर रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रेलवे लाइन बिछाना। कहाँ पर, सैंडी प्लेन, वेस्टर्न राजस्थान में सैंडी प्लेन है। वेस्टर्न राजस्थान आपको पता है यहाँ पर थार डेजर्ट पाया जाता है भारत का, है ना। स्वेम्स मतलब दलदल वाला इलाका, किसका, गुजरात का। फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट वाला इलाका है। तो वहाँ से अगर रेलवे लाइन बिछानी तो उनको कट करना पड़ता है फॉरेस्ट को। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे फॉरेस्ट वाले एरिया से होके गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने में इनिशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो रेलवे का ट्रैक होता है वो डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। ये भी समस्या आती है कई जगह पर। और इंडियन रेलवे की एक समस्या और है कि यार शुरू में जब इसको, मतलब आपको पता है देखो, रोड बनाना बड़ा आसान होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मगर यहाँ पे तो पहले आपको पता है, पहले रोड क्लियर करना पड़ेगा, गिट्टी डालनी पड़ेगी, फिर ट्रैक बिछाना पड़ेगा। तो शुरू में जो कॉस्ट होती है ना, फिर आपको देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म बनाने पड़ते हैं, जगह जगह पे स्टेशन बनाने पड़ते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है रेलवे की बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक इसके सामने समस्या है। अब प्रॉब्लम्स बिफोर इंडियन रेलवे, कुछ और भी समस्याएं भारतीय रेलवे के सामने। ये तो हमने देखे चैलेंजेस क्या हैं। रेलवे जब आप मतलब लाइन बिछाओगे तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, चलो वो तो खैर हमने देख ली, रेलवे लाइन बना दी, रेलवे चलने लग गई, ठीक है, बना दिया, प्रॉब्लम झेलनी। अब चलती हुई ट्रेनों के साथ क्या क्या समस्याएं, ट्रेन चल रही हैं, अभी प्रेजेंट में क्या देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे पैसेंजर बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा, आई एम श्योर। और उसको चेक करने के लिए आपने देखा होगा ट्रेन में एक व्यक्ति रहता है टीटी, वो उनकी टिकट चेक करते हैं। तो बहुत सारे लोग जब बिना टिकट के अगर जर्नी करेंगे तो सीधी बात है, घाटा किसका होगा, इंडियन रेलवे को घाटा होगा, लॉस होगा। दूसरा, कई बार हमने देखा है कि रेलवे की बहुत सारी प्रॉपर्टी को चोरी कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, रेलवे से पता चला नल की ठोंटी खोल के ले आए या कुछ और सामान चोरी कर लिया, रेलवे ट्रैक से कुछ सामान उठा के ले आए। कुछ लोग मतलब ऐसे ही प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर देते हैं। आप देखना कभी ट्रेन में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते हैं, मतलब ऐसे समझते हैं कि भाई अपनी तो है ही नहीं। कई बार ये भी चीज़ भी गलत है, अपनी चीज़ें यार, ये सरकारी चीज़ें, हमारी पैसे से ये सारी चीज़ चली, हम टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार उसी टैक्स का यूज़ करके इन सब चीज़ों को बना रही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी की चोरी कर लेते हैं। ये भी एक समस्या है। फिर कई बार आपने ये भी देखा होगा कि चलती हुई ट्रेन को बीच बीच में रोक दिया जाता है, चेन पुलिंग कर देते हैं, आपने देखा होगा, है ना। अब ट्रेन में आपने देखा होगा एक चेन चलती रहती है, अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो उस चेन को पुल करना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग होते हैं, अपने गांव आया, बीच में चेन पुलिंग कर दी और उतर गए वहाँ से। तो ये इससे क्या होता है, रेलवे का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ हो जाता है, ट्रेन क्या है फिर लेट पहुँचती हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि भारत में जो लोग हैं वो क्या कर देते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, चेन पुलिंग कर देते हैं अननेसेसरी। इससे क्या होता है, रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे के बारे में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इससे पहले हमने कई ट्रांसपोर्टेशन के जो मेथड्स हैं डिस्कस कर लिए हैं। स्पेशली हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन पे चल रहे हैं, जिसमें हमने रोडवेज के बारे में देखा था, फिर हमने रेलवे के बारे में देखा, और आज हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को फिनिश कर देंगे। इसके बाद फिर जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट के भी फिनिश कर देंगे, और एक एक करके सारे ट्रांसपोर्टेशन हम फिनिश करने वाले हैं। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखो ध्यान रखना, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, पहली बात तो उसमें ऐसे पाइपलाइन बिछाई जाती है, पाइपलाइन को गुजारा जाता है। इस पाइपलाइन के माध्यम से जनरली हम क्या करते हैं, लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है लिक्विड गैसेस, सॉलिड को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मगर सॉलिड में क्या करना पड़ेगा, उसको क्रश करके उसको स्लरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें वाटर ऐड करके उसको स्लरी में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। देखो आज की डेट में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपने देखा हो, किसी भी इंडस्ट्री में चले आओ, कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री में आपको पाइपलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। अब इंडस्ट्री छोड़ो, आप घर की बात करें, डोमेस्टिक अगर हम बात करें, डोमेस्टिक लेवल पर अपने घर में देखो, घर में आपके में पाइप ही पाइप बिछी हुई है। जो वाटर की सप्लाई जो आ रही है वो किससे आ रही है, पाइप से आ रही है। इवन आपका गैस का जो सिलेंडर है, जो गैस के चूल्हे से कनेक्टेड है, वो भी किससे कनेक्टेड है, पाइप से कनेक्टेड है। तो पूरा घर आपका किससे कनेक्टेड है, पाइपलाइन। किसी भी सिटी में देखो आप, पूरा पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पानी जो जा रहा है वो किससे आ रहा है,
पाइपलाइन से आ रहा है। ठीक है, तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस हो गया है और इसका फ़ायदा भी है, इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और बस ये है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। इसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा जो रिफाइनरी होती है, स्पेशली रिफाइनरी में तो भाई इसका ज़बरदस्त यूज आपको देखने को मिलेगा और दूर दूर तक तेल के कुएँ से लेकर और रिफाइनरी तक जो मतलब ऑयल जा रहा है या फिर जो आपका क्रूड ऑयल जा रहा है वो सब किससे जाता है, पाइपलाइन के माध्यम से ही जाता है। तो पाइपलाइन के बारे में अब हम थोड़ा देख लेते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट का मैप है उसमें एक नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पहले इसके बारे में इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा था मगर अब पाइपलाइन के बारे में बहुत ज़्यादा इसका जब यूज होने लग गया है तो इसको भी हम पढ़ने लग गए हैं। दूसरी चीज़, पास्ट में जो पाइपलाइंस होती थी, पहले पाइपलाइंस का इस्तेमाल हम करते थे पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शहरों में और इंडस्ट्रीज में। आज भी यूज करते हैं, पहले भी यूज करते थे और आज भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पर जो पानी जा रहा है वो पाइपलाइन के माध्यम से ही जा रहा है। और पाइपलाइन का और भी क्या यूजेज है, पाइपलाइन के हम और भी यूज करते हैं जैसे क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइनरी से जो प्रोडक्ट बनते हैं, आप सबको पता है रिफाइनरी में हम क्रूड ऑयल भेजते हैं और यही क्रूड ऑयल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कई सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका पाइपलाइन का यूज हम किस में ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरी में, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में, बिग थर्मल पावर प्लांट्स में, इन सारी चीज़ों में इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, जहाँ पर बिजली बनती है कोयले से, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। और पाइपलाइन के माध्यम से हम सॉलिड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मगर सॉलिड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्लरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्लरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड को हम लिक्विड के साथ घोल के तब जाके उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्लरी क्या होती है, सॉलिड में क्या ऐड कर दो आप, लिक्विड ऐड कर दो, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज स्लरी। ठीक है ना, और साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा कई सारी रिफाइनरी ऐसी हैं। अब रिफाइनरी आपको पता है ना, रिफाइनरी में जहाँ पे क्या होता है, क्रूड ऑयल जाता है, कच्चा तेल जाएगा, कच्चा तेल को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसको शुद्ध करके उसमें से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कई सारी रिफाइनरी ऐसी हैं जो ऑयल फील्ड के पास नहीं है जबकि मार्केट में लगी हुई हैं, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, ये ऐसी रिफाइनरी है जो इनलैंड लोकेशन पे है, मतलब अंदर की तरफ हैं। तो इन रिफाइनरीज में भी हम किसका यूज करते हैं, क्रूड ऑयल को ले जाने के लिए पाइपलाइन का ही यूज करते हैं। साथ के साथ में कुछ प्लांट हैं, गैस वेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट, ये भी तभी पॉसिबल है इनका चल पाना जब हम इनको पाइपलाइन से कनेक्ट कर देंगे। या आज की डेट में चल पा रहे हैं तो ये क्यों चल पा रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस की वजह से ही चल पा रहे हैं। अगर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो शायद इनका चल पाना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। अब इसकी कुछ एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है, पहला पॉइंट तो प्रॉब्लम का है, दूसरा इसका एडवांटेज दे रखा है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ये कि इसमें इनिशियल कॉस्ट, जो पाइपलाइन बिछाने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी रनिंग कॉस्ट अगर हम देखें, बहुत लंबे समय बाद आपको देखने को मिलेगा रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। रनिंग कॉस्ट मतलब जो खर्चा आता है इसका बहुत कम आता है, बस इसका शुरुआती जो खर्चा होता है, ले करने का जो खर्चा होता है, बिछाने का जो खर्चा होता है वही ज़्यादा होता है। और एडवांटेज क्या है इसका, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में आपको देखने को मिलेगा ट्रांसशिपमेंट जो लॉसेस होते हैं या डिले होते हैं वो रुक जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा पाइपलाइन से जो माल जा रहा है बिल्कुल सीधा पहुँचेगा, जितना आप भेज रहे हो उतना ही पहुंचेगा, इसमें कोई लॉस नहीं होता है, इसमें कोई लीकेज नहीं होता है, इसमें कुछ कम नहीं पहुंचता है, मतलब यहाँ पे जितना भेजोगे उतना ही पहुंच जाएगा। तो ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ट्रांसशिपमेंट जो लॉसेस हैं, डिलेज हैं, ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखने, पाइपलाइन नेटवर्क्स के एग्जाम्पल देखने। यहाँ पे हमने अभी तक पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे नेटवर्क। तो ये एक पाइपलाइन है आपकी, ऑयल फील्ड है अपर आसाम में, ध्यान रखना आसाम आपको बताइए। अच्छा कमेंट करके बताइए आसाम की कैपिटल क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आसाम के अपर एरिया में वहाँ पर एक ऑयल फील्ड है जहाँ पे मतलब तेल निकला है, वहाँ से लेके कानपुर आपको पता है यूपी में पड़ता है, यहाँ पे एक पाइपलाइन आ रही है। किस किस जगह से आती है, गुवाहाटी से आती है, बरौनी होके, इलाहाबाद होके, तब जाके ये कानपुर पहुँचती है। तो ध्यान रखना ये जो पाइपलाइन है अपर आसाम से लेकर कानपुर तक जो पाइपलाइन है, इसमें बीच बीच में क्या पड़ता है, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद। इसकी ब्रांचेज हैं, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज दे रखी हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बरौनी से हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू
मोरीग्राम और गुवाहाटी टू सिलगुड़ी, ऐसे करके इसमें कुछ ब्रांचेज बनी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी पाइपलाइन के नेटवर्क दे रखे हैं, जैसे एक पाइपलाइन है सलाया इन गुजरात से लेकर जालंधर इन पंजाब, मतलब गुजरात से लेकर पंजाब तक। कहाँ कहाँ होकर गुजर रही है? बिरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, यहाँ से गुजर रही है, तब जाके गुजरात से कहाँ पहुँच रही है? पंजाब पहुँच रही है। इसकी ब्रांचेज भी हैं, इट हैज़ ब्रांचेज टू कनेक्ट कोयाली, किससे कनेक्ट करती है? कोयाली से कनेक्ट करती है। जो कोयाली कहाँ पर पड़ता है? बड़ोदरा गुजरात में। चक्सू और अदर प्लेसेस को ये कनेक्ट करती है, इसकी ये ब्रांचेज हैं। एक पाइपलाइन आपकी गैस पाइपलाइन है जो हजीरा गुजरात से कनेक्ट करती है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। एक पाइपलाइन इसका एग्जांपल दे देना, एक इसका दे देना, बाकी डिटेल आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर पेपर में आता है तो, ठीक है। तो एक पाइपलाइन सलाया गुजरात से लेकर जलंधर इन पंजाब, कहाँ कहाँ से जा रही है वो बता देना। दूसरी पाइपलाइन हजीरा इन गुजरात से लेकर जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है? ये विजयपुर इन मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। प्लस इसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज कहाँ पे हैं? एक तो कोटा राजस्थान में, शाहजहाँपुर, बबराला और कुछ प्लेसेस उत्तर प्रदेश में इसकी आपकी क्या देखने को मिलेंगी? ब्रांचेज देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखना पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ये एग्जांपल तो शायद बहुत कम पूछे जाते हैं, पर स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का बारे में एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, ये पूछ सकते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या चीज़ इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में आप किसी भी रिफाइनरी को देखो, ये जो दृश्य देख रहे हो ये रिफाइनरी का ही दृश्य है। रिफाइनरी में आपको चारों तरफ क्या दिखाई देंगे? पाइपलाइन ही पाइपलाइन दिखाई देंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, बिना इसके हम रिफाइनरी की कल्पना भी नहीं कर सकते। रिफाइनरी जो होती हैं बिना पाइपलाइन के आप इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसके आधार पर दो क्वेश्चन बनेंगे कि एक तो छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पर एक छोटा सा नोट लिखना है, दूसरा आ सकता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, और चाहो तो एक आध डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे लिख सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, पास्ट में जो पढ़ाया उसी में से मैं पूछ रहा हूँ। आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है कौन कौन से शहरों को कनेक्ट करता है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। आई होप आप जरूर बताओगे कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6, चैप्टर 7 चल रहा है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा वाटरवेज। हमने लैंड ट्रांसपोर्ट फिनिश कर लिया, लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट ये फिनिश हो चुका है। अब हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो वाटर ट्रांसपोर्ट को वाटरवेज भी बोलते हैं, पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो वाटरवेज जो है सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो आपको बताना है वाटर बोर्ड सबसे सस्ता पड़ता है, वाटरवेज है ना। फ्यूल एफिशिएंट है, ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है, और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है हैवी और बल्की गुड्स को ले जाने के लिए। देखो आज की डेट में और जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है, स्पेशली दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें वाटरवेज का सबसे बड़ा रोल है, और भारी सामान को ले जाने में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। इनलैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें या इनलैंड वाटरवेज की बात करें, तो इंडिया में इनलैंड नेविगेबल वाटरवेज वो है 14,500 किलोमीटर लेंथ में, जिसमें से 5,685 नेविगेबल है मैकेनाइज्ड बोट्स के द्वारा। मतलब इतना तो टोटल है, इसमें से 5,685 में ये मैकेनाइज्ड बोट्स आज की डेट में रन कर रही हैं। कुछ नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया के, उन नेशनल वाटरवेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1, NW का मतलब है नेशनल वाटरवे और 1 मतलब नंबर 1। जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ऐसे ही नेशनल वाटरवे है ना। फर्स्ट वाला नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया और गंगा रिवर पर है, ठीक है। इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 साड़िया से डुबरी, जिसकी लेंथ है 891, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, और इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर, ठीक है। इसमें ये भी आते हैं कोट्टापुरम, कोल्लम, उद्योगमंडलम और चंपाक्रा, ये कुछ जगह ये इसी में आती हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 4 ये पार्ट्स ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर्स, और साथ के साथ में काकिंडा से इनको ज्वाइन करता है, और पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल ये भी इसी में आ जाता है। 1078 इसकी लेंथ है। नेशनल वाटरवे नंबर 5 पार्ट्स ऑफ रिवर ब्राह्मणी रिवर पर है विद मथाई रिवर, और इसमें और क्या क्या आते हैं डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी, ब्राह्मणी रिवर्स, ईस्ट कोस्ट कैनाल, और इसकी टोटल लेंथ है 588, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर जनरली इन दो में से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर ध्यान रखना 1 गंगा रिवर पर है, 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। 1 कहाँ से कहाँ तक, हल्दिया से इलाहाबाद, और 2 है साड़िया से डुबरी। बाकी एक बार इन पर भी नज़र मारनी है। अदर इनलैंड वाटरवेज में और भी आती हैं कुछ छोटी मोटी नदियाँ, जैसे मांडवी, ज्वारी,
कम्बुर्जा, सुंदरबंस, बराक, वाटर बैक वाटर्स ऑफ केरला, ये भी इनलैंड वाटरवे के रूप में यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इसका, अब मेजर सी पोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सी पोर्ट्स वही जिनको हम बंदरगाह बोलते हैं, पानी के जहाज यहाँ पे आकर रुकते हैं, यहीं से लोडिंग अनलोडिंग होती है। जैसे अपने बस स्टैंड होते हैं जहाँ पे बस खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पर रेल होती है, ऐसे ही ये जो पानी के जहाज होते हैं, वाटर के जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, ये कहाँ से अपना लोड अनलोड होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सी पोर्ट से, है ना। तो पहला सी पोर्ट हम यहाँ पे सी पोर्ट देखेंगे, ये गुजरात में कांडला, और महाराष्ट्र में मुंबई JNPT, गोवा में मुर्मुगांव, और कर्नाटक में मैंगलोर, केरल में कोचीन, तमिलनाडु में टूटीकोरिन, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पैरादीप, और वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, यहाँ मैप में दिखा रखे हैं। इसके अलावा भी हैं। तो ध्यान रखना, इंडिया का जो 95% फॉरेन ट्रेड है वो मेजर सी पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। और अगर इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू कितनी है इसकी, 68% मनी के हिसाब से। इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, और इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है वो है टोटल 7516.6 किलोमीटर। पहला पोर्ट है हमारा कांडला। यहाँ मैप में आप देखोगे इस जगह पर ये वाला पोर्ट कौन सा है, कांडला पोर्ट है। तो कांडला पोर्ट किधर पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में पड़ता है। और ये ऐसा पहला पोर्ट है जो देश आज़ाद होने के बाद बनाया गया था, है ना। देश जब आज़ाद हो गया था तो ये कराची पोर्ट हुआ करता था, वो पाकिस्तान में चला गया। तो इसी पोर्ट का लॉस कंपनसेट करने के लिए इंडिया ने अपना कांडला पोर्ट डेवलप किया गुजरात में। आज की डेट में इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। और मुंबई पोर्ट पर एक्चुअली जब देश आज़ाद हो गया था तो कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तो मुंबई पोर्ट पर लोड बढ़ गया था। तो मुंबई पोर्ट का लोड कम करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि ग्रेनरी, इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचेज अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो कई सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी होता है और ये इन सब चीज़ों को इससे कनेक्ट करता है ना। इन सब रीजन में जो भी मटेरियल है उसको यहाँ से बेचता है। दूसरा है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसी के जस्ट नीचे एक JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये डेवलप किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट पर लोड को रिड्यूस किया जा सके। मारमागांव पोर्ट सिंपल सी बात है, कहाँ पे, ये गोवा में है और ये मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। और 50% ऑफ आयरन ओर सिर्फ और सिर्फ मारमागांव पोर्ट से ही बाहर जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, और ये भी कुद्रेमुख माइन से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। कोची पोर्ट आपका केरल में देखने को मिलेगा और ये एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट है। साउथ वेस्ट, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इधर साइड में एक्सट्रीम साउथ वेस्ट लोकेशन पे कोची पोर्ट है और ये लोकेटेड है एट द एंट्रेंस ऑफ लगून। यहाँ पर लगून पाए जाते हैं, नेचुरल हार्बर है ये, है ना। टूटीकोरिन पोर्ट बिल्कुल साउथ में, यहाँ पे साउथ में मतलब तमिलनाडु में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और ये नेचुरल हार्बर है। साथ ही साथ में इसका हिंटरलैंड भी है। हिंटरलैंड मतलब इसके पीछे का जो एरिया होता है जहाँ से सामान आता है जाता है उसको हिंटरलैंड बोलते हैं ना। और अगर इंडिया से श्रीलंका, मालदीव कोई सामान जाएगा तो वो जनरली टूटीकोरिन से ही जाता है। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो तमिलनाडु में है और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिगेस्ट पोर्ट तो हमारा कौन सा है, मुंबई, और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, ये चेन्नई है। और रैंक अगर देखें तो इसकी चेन्नई के बाद फिर यही, मुंबई के बाद यही आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो के मामले में। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे डीपेस्ट और लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ये एक्चुअली अंदर की तरफ है, जैसे मान लो ये कोस्टल एरिया ना, तो थोड़ा अंदर की तरफ जाके ये लैंड लॉक्ड है, मतलब लैंड से घिरा हुआ है, वेल प्रोटेक्टेड है और डीपेस्ट भी है। ठीक है, थोड़ा गहरा है। और ओरिजिनली जब ये बनाया गया था तो तब इससे हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब इसके अलग अलग काम हो गए हैं। पैरादीप पोर्ट की बात करें तो ये उड़ीसा में है और इससे भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, अंदर की तरफ रिवर पर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है वो एक प्रकार से हिंटरलैंड का काम करता है, यहाँ से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हल्दिया पोर्ट ये भी वेस्ट बंगाल में और ये डेवलप हुआ था कोलकाता पोर्ट पर लोड कम करने के लिए, इसको बनाया गया था हल्दिया पोर्ट को। तो ये सारे के सारे पोर्ट हो गए और वाटर भी हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता है। रिमेनिंग टॉपिक वो भी धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल अब खत्म होने की कगार पर है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम टॉपिक देखने वाले हैं एयरबेस। क्लास 10th की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं और क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7
लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन, नेशनल इकोनॉमी की जान क्या होती है? किसी भी देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और इस वाले चैप्टर में आप दो ही चीजों के बारे में डिस्कस करोगे, नंबर एक ट्रांसपोर्ट और नंबर दो कम्युनिकेशन। तो इससे पहले मैंने रोड ट्रांसपोर्ट करा दिया, रेल ट्रांसपोर्ट करा दिया, वाटर ट्रांसपोर्ट करा दिया है, लास्ट बचा है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले के वीडियोज आप चेक करके वहां पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं एयरवेज के बारे में, हवाई जहाज के बारे में। बड़ा शौक होता है हमको हवाई जहाज देखने का, जब छोटे होते हैं तो बड़ा मजा आता है, हवाई जहाज जा रहा है हमारे सर के ऊपर से है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो एयरवेज वही है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है और सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड से आज की डेट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एयरवेज से ही होता है, हवाई जहाज से ही होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम खासियत देखें, सबसे पहले एयरवेज के बारे में खासियत देखें, पहली बात सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। आप देखो रेलवे से तुलना कर लो, रोडवे से तुलना कर लो, वाटरवे से तुलना कर लो, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? ये ट्रांसपोर्ट है। मोस्ट कंफर्टेबल, बड़े आराम से, इसमें आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई भीड़ लटक के जा रही है। ट्रेन में देखा है ना, लदर पदर बहुत सारे एक साथ घुस जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आराम से जाओगे, एकदम लिमिटेड सीट होती है, मस्त एकदम बिंदास जाते हो है। प्रेस्टीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है एकदम शाही, यो समझते हो एक प्रतिष्ठा का मामला है, कहाँ भाई किससे आए हो? हवाई जहाज से आए भाई साहब, है ना। प्रशंसा बहुत ज्यादा मिलती है, प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है, सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है ना। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, वास्ट डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेज विद ग्रेट एज। एज का मतलब होता है बड़ी आसानी से। आप सोचो अगर आप हिली एरिया में जा रहे हो या डेजर्ट में जा रहे हो, घने फॉरेस्ट में जा रहे हो, बड़ा ओशन है बहुत बड़ा, उसमें जा रहे हो, तो वहां पे आप रोड से नहीं जा सकते, वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे ट्रेन से नहीं जा सकते, मगर इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। तो जो जो डिफिकल्ट टेरेन होते हैं, डिफिकल्ट फिजिकल फीचर्स होते हैं, वहां पे ये बहुत आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि यार भाई ये उड़ना ही तो है आपको, कौन सा तुमको रेत पे चलना है, पहाड़ पे चलना है, पानी में चलना है ना। अच्छा, खास बात, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट को इंडिया में नेशनलाइज किया गया था 1953 में, नेशनलाइज किया गया था एयर ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, आपको एक कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, भारत में सबसे पहले रेल कब चली और कहाँ कहाँ चली थी, या किस किस स्टेशन के बीच में चली थी, वो आपको बताना है ना। इंडिया में रेल ट्रांसपोर्ट कब स्टार्ट हुआ था पहले, और किस जगह से किस जगह तक पहली रेल चली थी। एयर इंडिया भारत में आपको पता है, ये रहा एयर इंडिया का, ये जो हवाई जहाज देख रहे हो एयर इंडिया का है, कंपनी एयर इंडिया। एयर इंडिया डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से आपको मुंबई जाना है तो ये डोमेस्टिक हो गया, और दिल्ली से आपको सपोज वॉशिंगटन डीसी जाना है तो ये इंटरनेशनल हो गया। तो दोनों प्रकार की सर्विस एयर इंडिया देता है। ठीक है, इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है, पवन हंस। ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो ना सामने, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो कंपनी है, ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। नंबर एक ओएनजीसी, ओएनजीसी एक कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसको प्रोवाइड कराती है। इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन, ऑफशोर ऑपरेशन मतलब बाहर के जो ऑपरेशन होते हैं वहां के लिए। और कहाँ पे? इनएक्सेसिबल एरियाज, इनएक्सेसिबल एरियाज का मतलब है जहाँ पे नॉर्मली हम पहुंच नहीं सकते। नॉर्मली आप घने फॉरेस्ट ले लो, है ना, और हिली एरियाज ले लो, ये जनरली इनएक्सेसिबल होते हैं। ऐसे एरियाज में आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, डिफिकल्ट टेरेन्स में जा सकते हो। अब ये कहाँ पर है, ये डिफिकल्ट टेरेन कहाँ पर जाना आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट सुना होगा, 7 सिस्टर्स के बारे में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके अंदर वाले भागों में भी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ये ट्रेवल आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है। अब यार गरीब आदमी इसमें नहीं जा सकता, इसमें टिकट बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो हर कोई आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और इट इज ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड सर्विसेज टू दी कॉमन पीपल। और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के अपने मैंने अभी 7 सिस्टर जो स्टेट बताए थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के लिए सरकार ने स्पेशल प्रोविजन किया ताकि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आपको आंसर कमेंट करके बताने और अपनी कॉपी में लिखना है। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के 4 फीचर आपको बताने हैं। व्हेन एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड, एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कब किया गया था। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट का डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी है, क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और इसका जो टॉपिक है कम्युनिकेशन, कंप्लीट हम समझने वाले हैं, पूरा टॉपिक आज हम फिनिश करेंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जिसको हम हिंदी में संचार बोलते हैं, दूरसंचार। क्या होता है कम्युनिकेशन?
जब हम अपनी बात को या अपने विचारों को या अपने मैसेज को, अपने जो भी मन में है उसको सामने वाले तक पहुंचा दें, जो भी मतलब सुनना चाहता है या जिसको भी हमें मैसेज पहुंचाना है, तो अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, किसी भी रूप में पहुंचाओ आप चाहे बोल के पहुंचाओ, चाहे आप इशारों में समझाओ या आप लिख के दो, किसी भी फॉर्म में आप अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हो, तो ये पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो मैसेज देता है उसको सेंडर बोलते हैं, जो मैसेज रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। अब किस माध्यम से, किस मीडियम से आप पहुंचा रहे हो, वो हो जाएगा आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक जरिया है, कम्युनिकेशन एक जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सिंपली डेफिनेशन दे तो मतलब क्या है इसका, इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक प्रकार का जरिया है कम्युनिकेशन, है ना। ये मान लो राम है और ये मान लो श्याम है, तो राम अपनी बात श्याम को बता रहा है, ठीक है। तो ये जो राम अपनी बात श्याम को बता रहा है और श्याम अपनी बात राम को बता रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। अब किस मीडियम, यहाँ पे किस तरीके से बता रहा है, ये मोबाइल फोन का यूज कर रहा है, मोबाइल फोन का यूज कर रहा है, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स का मतलब होता है जरिया, माध्यम, तो मोबाइल के जरिए बता रहा है। अगर मान लो ये लेटर लिख के भेजता, फिर बदले में ये एक लेटर भेजते, तो यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, लेटर हो जाता है ना। या मान लो ये क्लास में बैठे इशारे में नकल करा रहा है इसको, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है ना, नकल कराना भी एक कम्युनिकेशन है भाई, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना बिटवीन टू पीपल या बिटवीन मैनी पीपल्स, कुछ भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, नंबर एक पर्सनल कम्युनिकेशन, नंबर दो होता है मास कम्युनिकेशन। जब कोई व्यक्ति पर्सनली आप बात करते हैं, आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, इस प्रकार से जब हम मैसेज करते हैं, व्यक्तिगत जब हम बात करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है, जिनको यार पर्सनल है, तो पर्सनली जो बात होती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब किसी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फॉर एग्जांपल, आपने टीवी चैनल ऑन किया, वहां पर समाचार चल रहा है कि अभी अभी ताजा खबर आई है, फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, ये है, अभी अभी खबर आई है, फलाना ठिकाना। जितनी भी टीवी पे न्यूज आती है वो सारा जो है एक व्यक्ति तो देखता नहीं है, पूरी दुनिया देखती है। तो जब किसी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। तो टीवी पे जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये हो गया मास कम्युनिकेशन का जरिया। और इवन आप वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरा वीडियो ऐसा नहीं है आप ही देख रहे हो, बहुत सारे लोग देखेंगे, है ना, या बाद में देखेंगे, अब देखेंगे तो कई सारे लोग देखेंगे। तो ये भी एक प्रकार का मास कम्युनिकेशन का जरिया है, ठीक है। आई होप पर्सनल और मास में अंतर समझ में आएगा। मास जहां भी बड़ा आ जाए ना, मास का मतलब होता है बहुत सारे लोग, अंडरस्टूड। अब पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे मैसेज को दो लोगों के बीच में ट्रांसफर किया जाता है, एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है। तो दो व्यक्तियों के बीच में जब मैसेज ट्रांसफर होता है तो उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके लिए मोबाइल का फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या पोस्टल लेटर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना, दो व्यक्तियों के बीच में। इंडियन पोस्टल नेटवर्क, ये भी एक मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आपने सुना होगा भारतीय डाक, है ना। भारतीय डाक में पहले के टाइम पे आपको पता चिट्ठी भेजी जाती थी, है ना, और कई सारी मूवीज आपने चिट्ठी पे गाने सुने होंगे, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है ना। कई जगह पे पोस्ट ऑफिस देखे होंगे और कई जगह पे आपने जो बॉक्स देखे होंगे, रेड बॉक्स, उसमें पहले चिट्ठी भेजी जाती थी। अब जमाना बहुत ऊपर चला गया है, अब इतना वेट करने का अपने पास टाइम नहीं है। अब तो भैया आज के डेट में सोशल साइट का जमाना है। सोशल साइट्स, व्हाट्सएप पे 1 सेकंड मैसेज कर देते हैं, इंस्टा पे 1 मिनट में मैसेज कर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, बात करते हैं। तो अब तो आपके पास बहुत सारे मीडियम है, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। तो हमारा पोस्टल नेटवर्क जो है, आज भी आप देखो सरकारी कामों में इंडियन पोस्टल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है ना। ये पार्सल्स ले जाता है और साथ के साथ में पर्सनल रिटर्न लेटर्स भी ले जाता है ना। पर्सनली जो लिखे जाते हैं उनको भी ले जाता है और बड़े बड़े ज्यादा जो कुरियर वुरियर होते हैं उनको भी ले जाता है। मेल्स इंडिया में दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। इंडिया में जो मेल भेजे जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। क्या अंतर है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में? फर्स्ट क्लास में आते हैं आपके पोस्ट कार्ड्स और एनवेलप, है ना, ये जो लिफाफा जो भेजते हैं उसको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं। इन मेल्स को एयरलिफ्ट किया जाता है बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। तो इनको ले जाने के लिए आप दोनों चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्लास मेल जो होते हैं इसमें बुकलेट्स आती हैं, बुक्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आते हैं, पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स मतलब पत्रिकाएं, जो आपकी पत्रिकाएं जो होती है, मासिक पत्रिका भी हो सकती है, 15 दिन में आने वाली पत्रिका भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है ना। तो कई सारी पब्लिकेशंस होती हैं, कई सारी मैगजीन्स होती हैं जो आपकी 15 दिन, 7 दिन, महीने भर में, 6 महीने में, 1 साल में। तो ये सब इनका अगर मतलब
एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजा जा रहा है, तो ये आ जाएंगे सेकंड क्लास मेल में। इनको भी सरफेस मेल के द्वारा ले जाया जाता है और लैंड और वाटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट का। मेल चैनल्स, अब देखो हमारे इंडिया में इन मेल्स को एक टाउन से बड़े दूसरे टाउन में या टाउन के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 6 मेल चैनल्स हैं। कौन कौन से हैं? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल। ये इनके माध्यम से मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। टेलीकॉम नेटवर्क, अब ये टेलीफोन वाला नेटवर्क आ गया। इंडिया का टेलीफोन नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा है। आप सबको पता है दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और एशिया में आपका आता है भारत। हमारा प्यारा भारत जो है एशिया का। तो एशिया में जितने भी देश हैं उन सब में सबसे बड़ा इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं फोन, मोबाइल फोन्स का, एसटीडी का, है ना। To improve telephonic communication from the grassroots to higher level, government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country। तो हमारे देश में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गांव से लेकर, ग्रास रूट मतलब बिल्कुल जड़ जड़ मतलब गांव से लेकर हायर लेवल मतलब बिल्कुल शहर तक, गांव से शहरों तक कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोविजन किए। जैसे एसटीडी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, 24 घंटे, आप 24 घंटे बात कर सकते हो, कभी भी फोन कर सकते हो किसी को भी, है ना। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन द इंडिया ऑलरेडी हैव बीन कवर्ड विद एसटीडी। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो मतलब आपको देखने को मिलेगा, कुछ ही जगह को छोड़ दो, मतलब बाकी हर जगह पे आपको एसटीडी वाला जमाना देखने को मिलेगा। एसटीडी हर जगह पर पहुंच गई है, मगर अब तो हम एसटीडी से बहुत ऊपर चले गए। अब तो इनका शायद कोई यूज भी नहीं करता, अब तो सीधे मोबाइल फोन उठाते हैं और फोन करते हैं ना। मोबाइल फोन में भी व्हाट्सएप पे फोन कर देते हैं अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, तो ना। तो देयर इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। एसटीडी से जब कॉल करते थे पहले के टाइम पे, अब तो बहुत कम यूज करते हैं, तो रेट बराबर है पूरे देश में जो कॉल रेट्स होती हैं। It has been made possible by integrating development and space technology with communication technology। और ये एसटीडी या ये मोबाइल फोन वाला जो सिस्टम आया है, ये कब पॉसिबल हो पाया है? जब हमने अपने विकास को स्पेस टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको पता है हमारा एक मतलब कंपनी है, भारत की बहुत फेमस कंपनी है इसरो, गवर्नमेंट कंपनी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े कम्युनिकेशन के, और इन सैटेलाइट्स के माध्यम से ही आज हम मतलब कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स। मास कम्युनिकेशन में बताया था जब हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जब कोई मैसेज को बहुत सारे लोगों में एक साथ डिलीवर किया जाता है तो उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, मास कम्युनिकेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोगों को जब कोई मैसेज पहुंचाया जाता है तो उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप देखते होंगे टीवी में जो भी सीरियल्स आते हैं, नाटक आते हैं, रामायण आती है, महाभारत आती है, शक्तिमान आता है, जितने भी 6 ये जो मतलब टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, तो ये किसका मास कम्युनिकेशन ही हो रहा है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल। इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, मास कम्युनिकेशन से एंटरटेनमेंट होता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, अगर आप न्यूज देख रहे हो तो आपको अवेयरनेस होती है कि जैसे अभी आपको पता है टर्की में कुछ दिन पहले ही भूकंप आया था, तो पता कैसे चला? टीवी के माध्यम से पता चला, राइट, इंटरनेट के माध्यम से पता चला। एंड पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। और सरकार के जब मतलब दूरदर्शन आप देखो तो उस पर सुबह शाम न्यूज आती रहती है, अब 5 मिनट में 100 खबरें फटाफट आती रहती है, तो हर चीज की जानकारी मिलती है। एंटरटेनमेंट की हो, साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, एनवायरमेंट की हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज की हो, तरह तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। मास कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से मीडियम्स हैं? तो इसमें रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स, ये सब मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। अब हम रेडियो टीवी के बारे में देखेंगे। रेडियो का जमाना था भाई साहब एक टाइम पर, हालांकि अब तो एफएम रेडियो आता है, पहले स्पेशली रेडियो था, जब मोबाइल भी नहीं आए थे, बड़ा मजा आता था रेडियो सुनने में। लोग रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम सुनते थे। तो ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं, इन्होंने कई प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते थे इसके द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा क्या क्या प्रोग्राम चलाए जाते थे या कहाँ कहाँ पे चलाए जाते थे? नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, लोकल लैंग्वेज में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, और बूढ़े वृद्धजनों के लिए अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। सुबह शाम न्यूज आती थी, तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जाते थे। इवन किसानों के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते थे ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। दूरदर्शन, डीडी न्यूज, डीडी, पहले के टाइम पे यार एक ही चैनल आता था जिसका नाम था दूरदर्शन। दूरदर्शन, आप देख रहे हो दूरदर्शन, तो वही दूरदर्शन बहुत सारे प्रोग्राम लेके आता था, रामायण, महाभारत, शक्तिमान, है ना। तो दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन चैनल है इंडिया का, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल नेटवर्क है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट टेरिटोरियल नेटवर्क है, बहुत सारे इसके मतलब आपको देखने को मिलेंगे ऑडियंस हैं। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। दूरदर्शन जो है बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, एजुकेशनल पर्पज के हों, स्पोर्ट्स हो, और अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं दूरदर्शन के द्वारा।
न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स और मैगजीन्स, इनके बारे में देखेंगे। भारत में आपको पता है बहुत सारे टाइप्स के न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, हिंदी और बहुत सारी भाषाओं में पब्लिश होते हैं। मोस्टली इंडिया में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, नंबर 1 पे हिंदी में, फिर इंग्लिश में और फिर तीसरी है उर्दू, है ना। तो इंडिया में कई प्रकार के न्यूज़पेपर है, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, कोई सी भी भाषा के हों। और पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में, इनको हम बोलते हैं पीरियोडिकल्स, है ना। पत्रिकाएं जो होती हैं ये पब्लिश की जाती हैं एनुअली। बहुत सारे प्रकार के न्यूज़पेपर हैं, अब वो डिपेंड करता है पीरियोडिसिटी पर, है ना। आपने देखा होगा करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, सुना होगा आपके घर में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो हर महीने में एक पत्रिका आती है, 6 महीने में एक आती है, एनुअल आती है। सरकार भी एनुअल कई सारे डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, तो वो पीरियोडिकल्स में ही आ जाएगा। इंडिया में 100 से ज्यादा लैंग्वेज और डायलेक्ट में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। लैंग्वेज मतलब आपको पता है भाषाएं, डायलेक्ट का मतलब होता है बोलियां, तो 100 से ज्यादा बोली भाषाओं में न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंने बताया था हिंदी में, फिर इंग्लिश में और उर्दू में। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर हैं, आप भी जानते होंगे यार, है ना। हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, और दैनिक जागरण, अमर उजाला, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। फ़िल्म्स, वाओ! तो इंडिया में बहुत सारी, इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा फीचर फ़िल्म्स पब्लिश की जाती है ना। इंडिया में तो मूवीज़ का बड़ा तगड़ा ही क्रेज़ है, राइट? इट प्रोड्यूस शॉर्ट फ़िल्म्स, हमारे यहाँ छोटी-छोटी फ़िल्म्स भी बनाई जाती हैं, वीडियो फीचर फ़िल्म्स भी बनाई जाती हैं और वीडियो शॉर्ट फ़िल्म्स भी बनाई जाती हैं। और इंडिया में जितनी भी, चाहे इंडियन मूवीज़ हो, चाहे फॉरेन मूवीज़ हो, अभी रिसेंटली आपको पता है फॉरेन मूवी आई थी अवतार, दुनिया भर में चर्चित हो गई थी। तो कोई सी भी मूवी हो, इंडियन हो चाहे फॉरेन मूवी हो, इनको डायरेक्टली पब्लिश नहीं किया जाता, तो इनको पहले सर्टिफ़िकेशन लेना पड़ता है। जब भी आप मूवी देखते होंगे तो ये वाली स्क्रीन आती है है ना, आती है कि नहीं आती? ऊपर लिखा रहता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इससे परमिशन मिलती है, तभी तभी जाके मूवीज को पब्लिश किया जाता है। अगर इसने कैंसिल कर दिया तो नहीं, मूवी पब्लिश नहीं होगी, ध्यान रखना है ना। ये चाहे तो कुछ सीन्स को कट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं किस किस टाइप की मूवी है, कौन देख सकता है, किस एज ग्रुप के मतलब लोग इसको देख सकते हैं, राइट। सरकार का एक स्कीम है, एक मतलब प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। इसके तहत मतलब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है ना। प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा फोकस कर रही है डिजिटल इंडिया पर। आप देखो आज की डेट में बहुत सारी चीजें हमने ऑनलाइन कर दी हैं। आजकल आप देखो ई पेमेंट कितना बहुत ज्यादा हो गया हमारा, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फोन पे से पेमेंट करते हैं ना। तो डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम है जो इंडिया को प्रिपेयर कर रहा है, किसके लिए? नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। इसका फोकस है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, कि मतलब किस पर फोकस है इनका? देखो, आईटी प्लस आईटी बराबर आईटी। आईटी का मतलब इंडियन टैलेंट को, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐड करना है दोनों को, और फिर बनेगा इंडिया टुमारो। आने वाला जो फ्यूचर है हमारा वो डिपेंड करता है इंडियन टैलेंट को हम किससे कनेक्ट करेंगे? आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें अपने भारत देश में चेंज लेके आना है, तो ये सरकार का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कम्युनिकेशन का कंप्लीट लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन और आप सभी को हैप्पी होली। होली आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर भर दे और आपकी लाइफ में खुशियां लेके आए, ये मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 की ज्योग्राफी जो चल रही है, चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका ये लास्ट पार्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और इसी में हम करेंगे टूरिज्म एज ए ट्रेड, एक टॉपिक और हम इसमें क्या करेंगे? टूरिज्म एज ए ट्रेड, ठीक है। वो वाला टॉपिक हम देखेंगे, तो इसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो पहली बात हम करते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है भाई? ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है व्यापार। क्या करना? व्यापार करना। अब व्यापार का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज बेचते हो या कोई चीज आप खरीदते हो, कोई चीज बेचते हो या खरीदते हो और किसी जगह पर आप चले जाओ, जब आप बेचना खरीदना जहां पर चल रहा है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। किसी दो व्यक्तियों के बीच में, दो राज्यों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी एक्सचेंज को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेड बोल रहे हैं, व्यापार बोल रहे हैं। अब ट्रेड में होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब यार इंटरनेशनल ट्रेड अभी हमने देखा, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि मान लो एक कंट्री ए है, एक कंट्री ए है, जैसे मान लो इंडिया है, दूसरा कंट्री है भैया आपका यूएसए। तो दो कंट्री हो गए। इंडिया यूएसए को भेज रहा है मान लो दंत कांति। क्या भेज रहा है? दंत कांति। आप सब जानते हो दंत कांति क्या है? दंत कांति टूथपेस्ट है। और यूएसए से हम मंगा रहे हैं भैया आईफोन। क्या मंगा रहे हैं? आईफोन। तो दो देशों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ट्रेड, इसी को हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। जब दो कंट्रीज, टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज की डेट में हम जी रहे हैं कौन से युग में? ग्लोबलाइजेशन के युग में हम जी रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, आप सबको पता ही है कि दुनिया क्या हो चुकी है? इंटरकनेक्टेड हो चुकी है।
अपने देश की इकोनॉमी को हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी के कनेक्ट कर दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन में आपको इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये सी एयर लैंड किसी भी रूट के माध्यम से हो सकता है। अब तक हम ट्रांसपोर्ट बढ़ रहे थे, देखो ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्ट का डेवलप होना। तो इंटरनेशनल ट्रेड लैंड के थ्रू भी हो रहा है, सी के थ्रू भी हो रहा है, एयर के थ्रू भी हो रहा है। तो सारे जो सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्ट है सबका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स है। अगर किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप है। किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड कम है, तो इसका मतलब वो कम डेवलप है। तो मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देश की आर्थिक जो मतलब डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसका इंडिकेटर है। क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। इसको हम मानते हैं किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर। वैसे बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही हमारे देश, किसी भी देश का इकोनॉमी के बारे में पता लगाना है कि यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है या बहुत खराब है या मीडियम इकोनॉमी है, तो उसका इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। इसको देख के आप बता सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कंट्री बहुत अच्छा रन कर रहा है। अब आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? मान लो एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ए के पास कोई चीज नहीं है जो बी के पास है, और बी के पास कोई चीज नहीं है वो ए के पास है, तो ए बी को दे देगा, बी ए को दे देगा। इसीलिए हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर सोचो यार, किसी देश के पास सारी चीजें अवेलेबल होती तो हम क्यों बाहर से मंगाते? जो चीज हमारे पास है और सामने वाला भी कह रहा है ये भी हमारे पास है, तो हम भैया तुम अपने पास रखो, हमें क्या जरूरत है आपकी चीज की। तो इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है? जब रिसोर्सेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स जो है वो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, तो हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो एज द रिसोर्सेस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस, नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और अपनी कमी को हम दूर करने के लिए दूसरों से क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। अब इसमें टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? कोई भी देश कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड के मेन पार्ट है। अब एक्सपोर्ट के बारे में पता ही होगा, इंपोर्ट के बारे में भी आपको पता होगा। मान लो हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। इंडिया से जो चीज आप बाहर भेज रहे हो, ध्यान देना, इंडिया से जो चीज आप बाहर भेज रहे हो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, और इंडिया में जो चीज आप लेके आ रहे हो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। तो किसी भी देश से सामान जब बाहर जाता है तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, बाहर जा रहा है। और जब देश के अंदर सामान आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है इसी के बीच के डिफरेंस को। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, वैसे तो तीन प्रकार का है, बुक में हमारा दो टाइप का दे रखा है। एक होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब क्या मतलब है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंपोर्ट से, इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब हम कमाएंगे ज्यादा यार। अगर मान लो हमारा देश बाहर सामान ज्यादा बेच रहा है, हम कम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास डॉलर आएगा भर भर के। और जब हम बाहर सामान ज्यादा भेजेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, और जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, तो देश में खुशहाली आएगी। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत अच्छा होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अनफेवरेबल, अगर नाम से पता चल रहा है अनफेवरेबल मतलब हमारे हित में नहीं है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? हम इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। मतलब हमारे देश में चीजें हम कम बना रहे हैं, बाहर के देशों से हम ज्यादा चीजें मंगा रहे हैं, मतलब हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। और जब दूसरों पे डिपेंडेंट है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपकी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा, है? अपने पास रिसोर्सेस है नहीं, अपने यहाँ पे जॉब्स ज्यादा क्रिएट नहीं होंगी, बाहर की कंट्रीज में ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इससे हमारा देश और उल्टा, मतलब अगर ज्यादा होता है इंपोर्ट हमारा, तो ये किसी भी देश के लिए डेंजरस होता है। तो जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जब किसी भी देश की इंपोर्ट जब ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। हालांकि आज की डेट में इंडिया के जितने भी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, ये ग्रुप है ना। यूरोपियन यूनियन यूरोप में, आसियान साउथ ईस्ट एशिया में है ना। इसके अलावा और भी जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उन बड़े बड़े कंट्रीज के साथ हमारे मेजर जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड को डील करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन भी जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ। और आपको कमेंट करके बताना है डब्ल्यूटीओ कब बना था।
और WTO बनने से पहले क्या था इंटरनेशनल ट्रेड को डील करने के लिए। अब भारत से क्या चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचते हैं, और क्या चीज हम मंगाते हैं, इंपोर्ट मतलब अंदर। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, आई का मतलब इन यू समझ लेना, इंपोर्ट मतलब आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब जा रहा है, देश से बाहर, है ना। अब पहले हम देखेंगे क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड जेम्स एंड ज्वेलरी, एक तो हम हीरे मोती जवाहरात इसको बहुत बेचते हैं। केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, केमिकल्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों को हम बाहर बेचते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल और इसके प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट, जो चीज हम बेच रहे मतलब बेचते हैं उसी में। अब देखा यहाँ पे दे रखा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट। अब जरूरी थोड़ी यार, एग्रीकल्चर में बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं, जैसे व्हीट हो गया, तो व्हीट तो हमारे पास बहुत है तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। मान लो पल्स कोई दाल है, तो यार हमारे पास अगर दाल कम है तो हम इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। ये चीज वो है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हम दूसरे देशों को बेचते हैं, ठीक है। और आज की डेट में एक नई चीज और चल रही है भैया, उसमें इंडिया मास्टर बन चुका है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंडिया एक सॉफ्टवेयर जाइंट बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। आज की डेट में आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, ठीक है, इसके बाद ट्विटर हो गई, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी भी मेजर मेजर कंपनी, यार हर कंपनी में आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। और हम बहुत सारे देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट में बहुत सारा पैसा मिलता है, ठीक है। अब एक टॉपिक और है, टूरिज्म एडेड ट्रेड। आपको पता है टूरिज्म का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी पर्पज से, कोई भी व्यक्ति, ये मान लो कोई व्यक्ति है या आप ही हो, आप किसी भी पर्पज से किसी दूसरे प्लेस पर जा रहे हो, है ना, पर्पज चाहे एजुकेशनल पर्पज के से जाओ, बिजनेस पर्पज से जाओ, या वहां पे कोई ट्रिप है आपकी, कोई किसी और मान लो हेल्थ के लिए आप जा रहे हो, खेलने के लिए जा रहे हो, किसी भी पर्पज से जब आप दूसरी जगह पे जाते हो तो उसको हम बोलते हैं टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म भी एक प्रकार का ट्रेड है, इससे भी मतलब बहुत सारा फायदा आपको पहुंचता है, देश को पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ताजमहल घूमने गया, तो ताजमहल घूमने जाएगा तो उसकी टिकट लगती है, ताजमहल के आसपास आगरा में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, जो भी है, होटल वाला, और आपके गाइड वाइड जो करते हैं उनको, तो बहुत सारे लोगों को पैसा मिलता है। तो टूरिज्म एक अच्छी चीज है। टूरिज्म की अगर बात करें, ये बुक में आपकी में दे रखा है ना, और इंडिया जो है मतलब 2016-17 की रिपोर्ट है, फोर्थ बेस्ट हॉलीडे है, मतलब हेवन है, मतलब ज्यादातर लोग जो है पहले नंबर पे तो सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं इटली में, फिर न्यूजीलैंड में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और चौथे नंबर पे इंडिया में जाना पसंद करते हैं, जो कि एक खुशी की बात है यार। चौथे नंबर पे गए हैं वर्ल्ड में ना, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, 200 कंट्रीज है उसमें। तो टूरिज्म एज ए ट्रेड, टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन ग्रेटली ओवर लास्ट 3 डिकेड। पिछले 30 सालों में आप देखो इंडिया में टूरिज्म बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। 15 मिलियन का मतलब होता है 1.5 करोड़ लोग जो है टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है। टूरिज्म से क्या होता है, देश का एकीकरण होता है, देश एक होता है। अब यार हम हमारे हर जगह पे जब लोग घूमने जाएंगे, या इंडिया में मान लो नॉर्थ ईस्ट से लोग मतलब साउथ में आएंगे, या नॉर्थ में जाएंगे, या ईस्ट में आएंगे, या वेस्ट में आएंगे, और नॉर्थ से लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो इससे क्या है, देश में एकता बढ़ती है। इससे लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल लेवल पे जो इंडस्ट्री होती है वो ग्रो करती है। कल्चरल परस्यूट्स, कल्चर का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। साथ के साथ में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारे कल्चर के बारे में और हमारी हेरिटेज के बारे में। मान लो कोई यूएसए से घूमने आया, स्टैचू ऑफ यूनिटी को, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं, ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्होंने भारत को एक कराने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। मान लो यहाँ पे कोई घूमने आ रहा है तो उनको पता चलेगा यार कि इंडिया में मतलब क्या खासियत है, इंडिया का क्या कल्चर है, इंडिया की क्या परंपरा है ना। आज की डेट में फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इंडिया को विजिट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे पर्पस दे रखा है, अलग अलग पर्पस से विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं। हेरिटेज टूरिज्म के लिए आते हैं, इको टूरिज्म के लिए आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं, कल्चरल टूरिज्म के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, बिजनेस टूरिज्म के लिए आते हैं। जो आगे वर्ड लगा हुआ है ना, बिजनेस टूरिज्म मतलब बिजनेस पर्पज के लिए आएगा। मेडिकल टूरिज्म मतलब दिखाने के लिए आ रहा है, अपने हेल्थ चेकअप कराने के लिए आ रहा है, या कोई ऑपरेशन कराने के लिए आ रहा है। तो जिस भी पर्पज के लिए आ रहा है तो वो उसमें आगे टूरिज्म लगाते हैं, क्योंकि कई बार लोग जब आते हैं तो विजिट करते हैं तो हो सकता है वो 2-4 जगहों घूम के भी चला जाए, और इससे हमारे देश को अल्टीमेटली फायदा पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू। और खास बात, लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।